हाय, वेलकम बैक टू एडोएक्स इंडिया अगेन। और हमने पिछली बार जो पढ़ लिया था वो पढ़ लिया था। हमने जाना था कि जो एक नया किंगडम जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे वो था फंगी या फंजाई। ठीक है, तो उसके बारे में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने क्या क्या देखा था? सेलुलर स्ट्रक्चर देखा था, हाइफा किस तरह के होते हैं या हाइफी किस तरह का होता है वो देख लिया था। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने जनरल चीज़ें जान ली कि एक्चुअली फंजाई है क्या, दिखाई कैसा देता है, कहाँ पे पाया जाता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या क्या देखा था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा कि किस किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। कौन कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता था? सेप्रोफाइटिक तरह का, पैरासाइटिक तरह का और सिम्बायोटिक तरह का। अब हमको जो इस किंगडम में कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है या आगे चीजें देखनी है वो देखना है कि ये रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं या इनमें किस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो पिछले सेशन में भी जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने बताया था कि इस किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो जो पाए जाते हैं इस किंगडम में, जितने भी फाइलम है उसमें पाए जाने वाले जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंबर हैं या ऑर्गेनिज्म है वो दोनों तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो हमने लास्ट टाइम यही बात की थी कि जब हम अगली बार पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे किसके बेसिस पे? फाइलम के बेसिस पे। एक एक फाइलम की, फंगी या फंजाई किंगडम को कौन कौन से फाइलम में बांटा गया है, और फिर एक एक करके हम क्या करेंगे, एक एक करके हर फाइलम के एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंबर जो है, उसका कैरेक्टरिस्टिक मेंबर है, उस वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, हम जान लेते हैं कि फंगी या फंजाई किंगडम को बेसिकली कितने फाइलम में या कितने सब ग्रुप में बांटा गया है। तो चलिए आज इसी से ही हम शुरुआत करेंगे सॉरी, कि फंगी या फंजाई किंगडम को कितने सब ग्रुप्स में या कितने आपके फाइलम में बांटा गया है। तो लिख लेते हैं, एक एक करके लिख के फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंगी या फंजाई किंगडम को कितने सब ग्रुप में या फाइलम में बांटा गया है ये पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, फंगी। चलो लिख लो फंगी। ये जो फंगी किंगडम है इसको बेसिकली 4 सब ग्रुप में या 4 फाइलम में बांटा गया है। तो हम सबसे पहला वाला जो फाइलम है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो कौन सा है? जो आज हम जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे वो है फाइकोमाइसिटीज। क्या है? फाइकोमाइसिटीज। लिख लो इसको भी, PHYCOMYCETES। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फाइलम। ठीक है, और आगे देख लेते हैं सेकंड फाइलम कौन सा है। सेकंड वाला फाइलम जो है जिस उसको हम बोलते हैं या उसको हम जिस नाम से जानते हैं वो है एस्कोमाइसिटीज। क्या बोलते हैं उसको? एस्कोमाइसिटीज। तो वो भी लिख लेते हैं हम, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज। ठीक, थर्ड फाइलम जिसका नाम क्या है? थर्ड फाइलम का नाम है बेसिडियोमाइसिडीज। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज। तो यहां पर लिख लो आप बेसिडियोमाइसिटीज। क्या? बेसिडियोमाइसिटीज। ये हो गया हमारा 3 फाइलम। और एक और फाइलम जो होता है पाया जाता है, ये जिसको जो फंगी किंगडम है उसको एक और सब ग्रुप में बांटा गया है, उसका नाम है डेक्टेरियोमाइसिटीज। उसका नाम क्या है? डेक्टेरियोमाइसिटीज। तो वो भी हम लिख लेते हैं, डेक्टेरोमाइसिटीज। ठीक है, ये हो गए बेसिकली 4 तरह के हमारे ग्रुप किसके? किंगडम फंजाई के। कौन कौन से? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डेक्टेरियोमाइसिटीज। ठीक है,
आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है फाइकोमाइसीटीज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम? फाइकोमाइसीटीज के बारे में बात करेंगे। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फाइकोमाइसीटीज के, वो कैसे, हैबिटेट कहाँ पाया जाएगा या हैबिटेट क्या होगा, वो ही जो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। कहाँ होगा इसका हैबिटेट? जितने भी वाटरी जगह पे होगा या आपका जो मॉइस्ट सरफेस है वहां पे पाया जाएगा, कोई डम्प प्लेस है वहां पे पाया जाएगा। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, हमने फंगी किंगडम या फंजाई किंगडम के बारे में डिटेल में बात कर ली है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर डिटेल में बात कर ली है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक करना, वो पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। तो वहां से इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई किंगडम या फंगी किंगडम आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। और वहां हम डिस्कशन कर चुके हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसके फाइलम में आने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म जितने भी पाए जाते हैं उनका बेसिक किस तरह से कैरेक्टर होगा वो हम वहां पर बात कर चुके हैं। तो हैबिटेट सबका वही होगा, ठीक है। और क्या, और क्या आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से लिख सकते हो भाई? यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है। एक ही एक्सेप्शन के बारे में हमने बात की थी, बेकर ईस्ट के बारे में, है ना, सैक्रोमाइसिस सर्वियोसिस के बारे में, जिसको बेकर ईस्ट कहा जाता है। और ईस्ट भी क्या था, इस पूरे किंगडम में एक्सेप्शन था, जो क्या है, यूनिसेल्युलर है। प्रोकैरियोट्स है लेकिन यूनिसेल्युलर, बाकी सब कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। प्रोकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर है। और क्या जाना था हमने पिछले बार, ये हैप्लॉइड टाइप की बॉडी पाई जाती है। तो आज हम देखेंगे, जो बेसिकली देखना है हमको फाइलम के साथ, वो आज हमारा डिस्कशन का जो पॉइंट है ना, वो है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है या रिप्रोडक्शन ये करते कैसे। तो बेसिक डिफरेंस मैं बता चुका हूं आपको कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। क्यों हम बात कर रहे हैं दोनों की, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फंगी किंगडम में पाए जाने वाले जितने भी फाइलम हैं या फंगी किंगडम के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंबर हैं, वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल तरह का, दोनों तरह का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और फिर किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो आज हम बेसिकली किसके बारे में बात करने वाले हैं? फाइकोमाइसीटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अपन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और डिक्लेरोमाइसीटीज का नामो निशान फिलहाल मिटा देते हैं, ठीक है। तो आज कॉन्सेंट्रेट करो किसके ऊपर? सिर्फ फाइकोमाइसीटीज के ऊपर आज हमको कॉन्सेंट्रेट करना और ये समझना है कि ये किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है। तो इससे पहले हम और रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, चाहे हम किसी भी किंगडम के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, एक जनरल क्वेश्चन है 10th में या आपने पढ़ा हो रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, या आगे भी चल के आप रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये जानना तो जरूरी है ही कि वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है। बल्कि इससे जानने से पहले कि वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है, क्यों रिप्रोडक्शन करना है, राइट। तो रिप्रोडक्शन क्यों करना है, ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन है या बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो आपको हर किंगडम में, और जब आप स्पेसिफिक किसी किंगडम का या हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करोगे या डिस्कशन करोगे या पढ़ाई करोगे या समझने की कोशिश करोगे, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है और वो किस तरह से करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन करने का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन करने का मतलब होता है अपने ही जैसे लोगों को और पैदा करना, ठीक है। और रिप्रोडक्शन का मेन जो बेसिक एंड ऑफ द स्टोरी है या बेसिक फंडा जो है रिप्रोडक्शन का, वो ये है कि आप किस तरह से डेवलप होते जाओगे और एवोल्यूशन किस तरह से होगा। मान लो एज अ ह्यूमन बीइंग हम और आप आज बात कर रहे हैं, हमको ये समझना जरूरी है कि रिप्रोडक्शन हम करते क्यों है, रिप्रोडक्शन करने से क्या होता है, क्या फायदा है। रिप्रोडक्शन करने से फायदा ये है कि जो मेजर तरीके से अगर मैं बोलूं तो आप अपनी ही स्पीसीज को बचा के रखते हो या अपनी स्पीसीज का एग्जिस्टेंस बना रहता है एक स्पीसीज का, इसलिए हम
रिप्रोडक्शन या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। बहरहाल जब हम आगे रिप्रोडक्शन का कोई एक ऐसा स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ेंगे ना, हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है, क्यों रिप्रोडक्शन करने की हमको जरूरत है, या व्हाई वी नीड टू रिप्रोड्यूस। फिलहाल हम देखते हैं कि फाइकोमाइसेटीज में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, तो हम वो देख लेते हैं। फाइकोमाइसेटीज में रिप्रोडक्शन बेसिकली दो तरह से पाया जाता है, या ये दो तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। पहले तरह का रिप्रोडक्शन जो है उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल, क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड वन इज सेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो फिर से बता देता हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस जो है ना, वो है गैमेट्स का फॉर्मेशन और उनका फ्यूजन। ठीक है, कहीं पर अगर गैमेट बने और उनका फ्यूजन हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अगर कहीं पर कोई केस ऐसा है जहां पर गैमेट्स तो बने हैं लेकिन उनका फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, जैसे कि पार्थोजेनेसिस में होता है। जब आप एक क्लास और आगे बढ़ोगे, 12th में शायद पार्थोजेनेसिस और डिटेल में हम जानेंगे इसके बारे में। वहां क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, तो उससे भी आपके ऑफस्प्रिंग बनते हैं बिना फ्यूज किए हुए, बिना फ्यूजन के भी गैमेट से ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं या बनते हैं, बनाए जाते हैं। तो वो उस तरह से अगर कोई ऑफस्प्रिंग बना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको वो किस तरह का रिप्रोडक्शन या वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, पार्थोजेनेसिस कहलाएगा। तो फिलहाल हमको इस फाइलम में या इस जो कैरेक्टरिस्टिक मेंबर है आपका फाइकोमाइसेटीज, उसमें हम अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो दो तरह से रिप्रोडक्शन करता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा तरह का जो काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो किस तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे डिटेल देखने से पहले एक और चीज जाननी जरूरी है कि जब ये दोनों तरह का रिप्रोडक्शन कर सकता है, ये कैरेक्टरिस्टिक मेंबर जो है या फाइकोमाइसेटीज जो है वो दोनों तरह का रिप्रोडक्शन कर लेता है, तो ये कब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और कब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो जनरली फाइकोमाइसेटीज जब अच्छे दिन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो इन जनरल फाइकोमाइसेटीज जो है वो जनरली कैसे करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जनरली कैसे रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। जनरली जो रिप्रोडक्शन करेगा वो एसेक्सुअल तरह का रिप्रोडक्शन करेगा। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, तब वो कैसे करेगा, सेक्सुअल तरह का रिप्रोडक्शन करता है। तो दोनों तरह के रिप्रोडक्शन का टाइप्स पाए जाते हैं फाइकोमाइसेटीज में। तो आज सबसे पहले हम जिसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम लिख लेते हैं। वो आज हम सबसे पहले किसके बारे में करेंगे, जो जनरल टर्म में फाइकोमाइसेटीज रिप्रोडक्शन करता है जिस तरह से, उस रिप्रोडक्शन को सबसे पहले समझते हैं। उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन में जैसे रिप्रोडक्शन करता है वो समझेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फाइकोमाइसेटीज विच इज कैरेक्टरिस्टिक मेंबर ऑफ फंगी और फंजाई किंगडम, राइट। तो चलो मूव ऑन, लेट्स गो। हम किसके बारे में बात करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फाइकोमाइसेटीज के बारे में आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, हम क्या पढ़ रहे हैं, लिख लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसेटीज हम पढ़ रहे हैं। तो हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर लिख लेता हूं, यहां पे लिख दो या दूसरे कलर से लिखता हूं, चलो यहां पे लिखता हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी और फाइकोमाइसेटीज आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी और फाइकोमाइसेटीज।
या फाइकोमाइसिटीज आप बोल सकते हो। फाइकोमाइसिटीज में हमने शुरू से भी कौन से तरह का किसका हम देख रहे थे एग्जाम्पल, राइजोपस का, ठीक है। तो आप राइजोपस में भी इसी तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक मेंबर है फाइकोमाइसिटीज का वो राइजोपस है, राइजोपस में भी इसी तरह का रिप्रोडक्शन होता है। बहुत इजी है, कुछ दिमाग नहीं लगेगा, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जो 10 15 20 मिनट में आपको बता रहा हूं ना इसके बारे में, अब बस प्लीज उसको ध्यान से सुन लो, बस उतने में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ उतनी चीज आपको ध्यान से सुननी है, कुछ रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। एक बार इधर दिमाग में बैठ गया ना, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ एक बार ऐसे पन्ना पलटाओगे ना, तुरंत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इससे पहले हम डायग्राम बना के पढ़ें, हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो अगर हम वो स्टेजेस को समझ जाएंगे, है ना, तो हम उसका डायग्राम बना लेंगे, इजी रहेगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सॉरी स्टेप्स लिख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से स्टेजेस आते हैं और ये क्या क्या करता है, ठीक है, और उसके थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो एक छोटा सा डायग्राम मैं बना देता हूं। देखो, जब इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना रहता है ना, तो ये बेसिकली करता क्या है, ये हमने देखा था माइसीलियम या हाइफी देखा था ना हमने, है ना, ऐसे रहते थे वो, खूब सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते थे ऐसे, है ना, और ये एक ग्रुप रहता था उनका, ऐसा हमने देखा था। जब इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना रहता है ना, तो ये क्या करता है, ये एक ऐसा ऐसा गोल गुंबद जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, ऐसे गोल गुंबद जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ऐसे अलग 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 हाइफी में बन सकता है, ठीक है, अलग अलग हाइफी में, जितने भी हाइफी सब में ये बनाएगा। अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए दो हाइफी में इस तरह का आपका स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो गोल गुंबद या गोलाकार या सर्कल ऐसा दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। क्या है ये, फ्रूटिंग बॉडी, ये याद रखना, ठीक है, इतना ये कोई कठिन नहीं है। ये क्या है, और हमने क्या जाना था, ये कैसे हैं, ये किस तरह के होते हैं, ये हैप्लॉइड तरह के होते हैं। इनमें सब में क्या पाया जाता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता था, ये भी हम पढ़े थे। और जब सेप्टम रहता है तो उसको सेप्टेड हाइफी बोलते हैं, और जब सेप्टम नहीं रहता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, एसेप्टेड हाइफी बोलते हैं, यही बोलते हैं, राइट। ये जनरल हमने पहले पिछले सेशन में एक ऐसा ही हमने माइसीलियम और हाइफी को समझने के लिए और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए फंजाई के ये डायग्राम बनाया था। बट जब देखो, जब इसको रिप्रोडक्शन करना रहता है ना, ये स्पेशल कैरेक्टर इस तरह का फॉर्म करता है, ठीक है। तो जो मेन चीज आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए याद रखने वाली चीज है ना, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं रखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये कैसे है, इनका हाइफी कैसा है, एसेप्टेड, सॉरी सेप्टेड नहीं है, एसेप्टेड हाइफी है, एसेप्टेड हाइफी है, ठीक है, एसेप्टेड, HYPHAE, एसेप्टेड हाइफी है, ठीक है, या एसेप्टेड बॉडी है इनका। हाइफी ना लिख के या हाइफी लिख दिया, या एक ही चीज है, बॉडी लिख दूं या हाइफी लिख दूं, ठीक है। एसेप्टेड हाइफी या एसेप्टेड बॉडी है, दैट मीन्स जो न्यूक्लियस है वो किस तरह का, हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है, राइट। क्लियर, इतनी चीज क्लियर हो गई। क्या करेगा दूसरा चीज, जब कभी भी रिप्रोडक्शन करना होता है तो अपन क्या बोले, देखो इस तरह का स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, बताया ना मैंने, इस तरह का स्ट्रक्चर, ये गोलाकार स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसको हम किस नाम से जानते थे, इसको हम जानते थे फ्रूटिंग बॉडी के नाम से। तो ये क्या फॉर्म करेगा, फिर से इसको अगर रिप्रोडक्शन करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ऐसे गोलाकार अपने हाइफी में ऐसे गोल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, ओके। अब कभी भी रिप्रोडक्शन करने में क्या होता है, एक चीज है वो दो चीज में, अपने ही जैसे लोगों को, अपने को क्या करना है, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को, लोगों को नहीं, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को हमको पैदा करना है। अभी ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि हैप्लॉइड बॉडी है या इनमें हैप्लॉइड काइंड ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जो आपका सेल साइकिल है न्यूक्लियस के लिए डिवाइड होने के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो हमेशा सेल साइकिल
का मेन रोल रहता है। दो तरह से होता है, दो तरह का प्रोसेस होता है। एक होता है जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। तो यहीं से देख के आप बता सकते हो कि इसमें किस तरह का डिवीजन पार्ट करेगा। चूंकि हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ना, कहीं पर भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस रहेगा ना, तो वहां पर क्या होगा, किस तरह का सेल साइकिल में कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, माइटोसिस। क्योंकि n/2n नहीं कर सकते ना। मियोसिस कब आता है रोल में, जब आपका न्यूक्लियस डिप्लॉयड हो, है ना। जब आपका न्यूक्लियस क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, तब क्या आएगा, मियोसिस होगा। और जब आपका न्यूक्लियस हैप्लॉइड रहेगा, तब आप क्या, कौन सा फॉर्म में रहेगा, कौन से प्रोसेस से आपका डिवीजन होगा, वो होगा माइटोसिस की तरह से। तो अगला पोर्शन क्या होगा, ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, ये जो फ्रूटिंग बॉडी बनाए हैं इनमें क्या होगा, डिवीजन होना शुरू होगा। क्या होगा, डिवीजन बनेगा, ठीक है, या डिवाइडेशन होना शुरू होगा। तो ये डिवाइडेशन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, डिवीजन का या न्यूक्लियस डिवीजन का, वो हमने अभी बात किया कि कैसे है। क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो हैप्लॉइड काइंड ऑफ न्यूक्लियस है, फ्रूटिंग बॉडी बना लिया, अब इसके अंदर डिवाइडेशन शुरू होना है न्यूक्लियस का, ठीक है। तो ये किस तरह का होगा, न्यूक्लियस जो है हैप्लॉइड है, तो ये किस तरह का डिवीजन का प्रोसेस होगा, माइटोसिस तरह का। कैसा होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है, क्लियर। माइटोसिस होगा तो क्या होगा, माइटोसिस होगा तो डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और दो तरह के स्पोर्स बनके तैयार होंगे, याद रखना, दो तरह के स्पोर्स बनके तैयार होंगे माइटोसिस के अंदर। अच्छा, जब तक डिवीजन हो रहा है, ठीक है, जब तक स्पोर्स नहीं बने तब तक ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी कहलाएगी। एक बार माइटोसिस हो गया तो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, इसके थ्रू क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो इसके बाद क्या होगा, स्पोर्स फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन, स्पोर्स फॉर्मेशन। क्या होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब जब स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, ये जो थैले टाइप का स्ट्रक्चर या गुंबद तरह का स्ट्रक्चर है, अब हम इसको फ्रूटिंग बॉडी नहीं बोलेंगे, अब हम इसको क्या बोलते हैं, अब हम इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। तो वो भी लिख लेते हैं हम, क्या फॉर्म हो जाएगा, स्पोरेंजियम फॉर्म हो जाएगा, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन। अब बात क्लियर है, फिर से देखो, एकदम इजी है। जब इसको क्या करना रहता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना रहता है, ये हाइफी के ऊपर ऐसा अपना एक गोल गोल ऐसे थैली का टाइप का कुछ बना लेता है, स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेता है, इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। यहां तक की बात तो क्लियर है। अगर पूरे ग्रुप की बात करूं मैं, अगर ये पूरा ग्रुप, ये चलो पिछले बार की तरह, ये अगर पूरा ग्रुप बात करें हम एक साथ, पूरा जो हाइफी का नेट है पूरा या जाल है, ये पूरा एक साथ क्या कहलाता है, ये भी हम बात कर चुके थे, ये कहलाता है माइसीलियम। माइसीलियम कहलाता है ना। क्या कहलाता था, माइसीलियम कहलाता था। यहां पर कोई दिक्कत नहीं कि यहां पर है कोई दिक्कत। और अगर एक इसकी बात करूं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की, तो ये ही हमारा क्या कहलाता था, हाइफी, हाइफी या हाइफा, ये भी हम देख चुके। तो क्या होता है, जब इसको ना क्या करना होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, तो ये अपने हाइफी या हाइफा में ऊपर की तरफ ऐसा गोल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। बॉडी जो है वो हैप्लॉइड तरह की फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होगा, सिनोसिटिक तरह की कंडीशन है। देखो एसेप्टेड है, सेप्टेड नहीं है, ये सिनोसिटिक तरह का कंडीशन है। तो क्या होगा, न्यूक्लियस सब जाके यहाँ पर इकट्ठे होंगे, फिर क्या होगा, मायोसिस होगा, मायोसिस के दौरान क्या बन जाएगा, स्पोर्स बन जाएगा। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, ये फ्रूटिंग बॉडी नहीं कहलाएगा, अब इसी को हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम। वंस स्पोर्स फॉर्म्ड, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो स्ट्रक्चर है जिसको अभी तक हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते थे, वो क्या कहलाएगा, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, या माइटोसिस होने के बाद बेसिकली दो तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है या किया जाता है। कौन कौन से स्पोर्स होते हैं भाई, वो दो तरह के स्पोर्स में, एक स्पोर्स को हम बोलते हैं जू स्पोर्स। क्या बोलते हैं, जू स्पोर्स, ठीक है। और दूसरे तरह के स्पोर्स को हम बोलते हैं, नजर आ रहा है क्या, ये जू स्पोर्स, राइट। एक तरह का स्पोर्स क्या होगा, ये जू स्पोर होगा, राइट। दूसरे तरह का स्पोर्स जो होता है उसको हम बोलते हैं एप्लानो स्पोर्स। क्या बोलते हैं, एप्लानो स्पोर्स, राइट। क्या बोलेंगे, एप्लानो
स्पोर्स और जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये होते हैं मोटाइल, ठीक है, और एप्लानोस्पोर्स जो होते हैं ये होते हैं नॉन मोटाइल। ये कैसे होंगे? नॉन मोटाइल। क्लियर? अभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी, जरा भी, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो अभी यहां तक की चीजें एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? फंगी में हम पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन देख रहे हैं फंगी का, और फंगी या फंजाई किंगडम में हम किसका रिप्रोडक्शन देख रहे हैं? उसका फाइलम जो है एक फाइकोमाइसेटीज, उसका हम रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। फाइकोमाइसेटीज दोनों तरह से रिप्रोडक्शन कर सकता है, एसेक्सुअल टाइप भी और सेक्सुअल टाइप का भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। हम सबसे पहले देख रहे हैं एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि जनरली जो रिप्रोडक्शन किया जाता है फाइकोमाइसेटीज के, बाय फाइकोमाइसेटीज या फाइकोमाइसेटीज के द्वारा, वो कैसे करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। और जब एबनॉर्मल कंडीशन होती है या अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब वो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसलिए हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले देख रहे हैं फंगी का एसेक्सुअल या फंगी के फाइलम फाइकोमाइसेटीज या राइजोपस में। राइजोपस कौन है? फाइकोमाइसेटीज का कैरेक्टरिस्टिक मेंबर है, ठीक है। तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं। क्या हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जब कभी भी इसको रिप्रोडक्शन करना होता है, इन जनरल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, सबसे पहले क्या करता है? अपने हाइफी के ऊपर इस तरह का एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। अब ये फ्रूटिंग बॉडी किस तरह, इनका बॉडी अगर मैं बात करूं पूरे माइसीलियम का या राइजोपस का, तो वो किस तरह का होता है? हैप्लॉइड बॉडी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो है हैप्लॉइड पाए जाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर माइटोसिस होता है, माइटोसिस से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। वंस स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पेशल स्ट्रक्चर, नाउ इट इज नॉट नोन बाय फ्रूटिंग बॉडी, इट इज नोन एज स्पोरेंजियम बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। तो एक बार माइटोसिस हो गया, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब जो स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर वो दो तरह के होते हैं, जूस्पोर्स और दूसरे को हम बोलते हैं एप्लानोस्पोर्स। जूस्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, एप्लानोस्पोर्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट इसमें अगर मैं ऐसे ही बता दूं तो क्या, अब स्पोर्स बन गया, स्पोरेंजियम फटेगा, स्पोर्स जो है वो बाहर निकलेंगे, जर्मिनेट होंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है ना, राइट। अब चलो इसको अपन जल्दी से फटाफट डायग्राम से समझ लेते हैं। कुछ नहीं रखा है, ये सेम डायग्राम उधर बनाऊंगा मैं, और फिर अपना ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये वाला जो पोर्शन है जो आज हम डिस्कशन कर रहे थे, ये मैं सबसे पहले अपनी एक दीवार खींच दूं कि भाई तुम लोग इधर मत आना प्लीज, अब डोंट डिस्टर्ब अस। अब हम जो है तुम्हारा फोटो बनाने वाले हैं। अब हम तुम्हारा जो है क्या बनाएंगे? लेनार्डियो द विंची बनेंगे हम, है ना। और फेमस अच्छी डायग्राम करके समझने की कोशिश करेंगे। अच्छी बनेगी नहीं बनेगी वो नहीं पता यार मेरे को, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम समझ पाए डायग्राम के जरिए से या डायग्राम के थ्रू। तो चलो देखें, एक बना लेते हैं जल्दी से। हम क्या करेंगे, एक हाइफी यहाँ पर बना देता हूँ। चलो एक माइसीलियम या एक हाइफी ही मैं यहाँ पर एक ऐसे, ये क्या बनाया अभी मैंने? ये हो गया मेरा फ्रूटिंग बॉडी। या नज़र नहीं आ रहा है क्या? चलो इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ अगर नज़र नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अगर ये ओवरलैप कर जा रहा है, आपकी स्क्रीन से बाहर चला जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा यहाँ से ऐसे एक हाइफी बना के, तो ये थोड़ा थिक बनाया है, ये एक फ्रूटिंग बॉडी हो गया। और दूसरे तरह का भी हाइफी में मैं बना देता हूँ इस काइंड ऑफ एक, कैसे बना लिया, ये दो हाइफी है समझ लो, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या है अभी हमारे पास, ये दोनों कैसे नजर आ रहे हैं? ये है क्या? ये है फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या है? ये है फ्रूटिंग बॉडी। क्या है? फ्रूटिंग बॉडी, राइट। अब ये एसेप्टेड काइंड ऑफ हाइफा है,
या हाइफी है, न्यूक्लियस यहाँ पर रहेगा इनके। जब इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना रहता है, सारे न्यूक्लियस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे सारे न्यूक्लियस। यहाँ इकट्ठा हो गया, ठीक है, यहाँ इकट्ठा हुआ। अब यहाँ इकट्ठा होगा तो अब हमने क्या देखा था, देखो एक्सेप्टेड बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी बना लिया। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, माइटोसिस होगा। अभी ये जितने भी न्यूक्लियस हैं वो किस तरह के, ये एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये एक हैप्लॉइड, ये एक हैप्लॉइड, ये एक हैप्लॉइड, ये एक हैप्लॉइड, सारे न्यूक्लियस जो है कैसे हैं, वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब इसके अंदर डिवीजन होना शुरू होगा, इसके अंदर डिवीजन होना शुरू होगा तो किस तरह का डिवीजन होगा, माइटोसिस तरह का डिवीजन होगा। ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया, देखो माइटोसिस लिखा है हमने, माइटोसिस तरह का डिवीजन होगा। तो माइटोसिस तरह का डिवीजन में क्या होगा, एक न्यूक्लियस से एक और न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा, एक न्यूक्लियस से एक और न्यूक्लियस फॉर्म होगा। अगला स्टेज चलो, एक न्यूक्लियस से एक और न्यूक्लियस। तो मान लो यहाँ पर मेरे फ्रूटिंग बॉडी में क्या था, चार न्यूक्लियस है ना, ठीक है। देखो फ्रूटिंग बॉडी में अगर मेरे वहां पर 4 न्यूक्लियस थे तो माइटोसिस के बाद अब मेरे पास कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे बताओ, 4 थे तो अब मेरे पास कितने हो जाएंगे, 1 से 2 बन जाएगा, तो 4 से कितना होगा, 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत। देखो कितना हुआ, 3 3 6 8, क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। तो क्या हुआ, 4 न्यूक्लियस से मेरे पास बन गए कितने न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस बन गए, 8 न्यूक्लियस बन गए, 8 हो गया ये। अब इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, कवरिंग रहेगा ऐसे, ये बन गए मेरे स्पोर्स, डिवीजन करके अब ये क्या बन गए, स्पोर्स। अब दिस स्ट्रक्चर इज नो मोर नोन एज फ्रूटिंग बॉडी, नाउ दिस स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरेंजियम। what will it will be called, it will be called sporangium, स्पोरेंजियम। अब हम इसको क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम। क्यों, क्योंकि देखो माइटोसिस हुआ उसके बाद स्पोर्स बन गए, ठीक है, और स्पोर्स जब एक बार बन गया तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाने लगेगा, स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम में हमने बात की थी कि 2 तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, एक को हम बोलते हैं ज़ूस्पोर, दूसरे को हम बोलते हैं एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। ज़ूस्पोर जो होता है वो मोटाइल काइंड ऑफ स्पोर्स होता है, एप्लानोस्पोर्स जो होता है वो नॉन मोटाइल काइंड ऑफ स्पोर्स होता है, राइट। इतनी बात क्लियर, यहां पर की सारी बात क्लियर। फ्रूटिंग बॉडी बनी, हैप्लॉइड बॉडी था, आपका सिनोसिटिक तरह का स्टेज है, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो फ्रूटिंग बॉडी में क्या करेगा, न्यूक्लियस इकट्ठे होंगे फ्रूटिंग बॉडी में और वहां पर माइटोसिस होगा। जितने भी न्यूक्लियस रहेंगे वो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा और स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेगा। नाउ दिस स्ट्रक्चर, दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज नो मोर नोन एज फ्रूटिंग बॉडी, नाउ इट इज नोन एज स्पोरेंजियम, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन हैज बीन डन, राइट, क्योंकि स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, चलो नेक्स्ट स्टेज में देखो, नेक्स्ट स्टेज में अब क्या होगा कि हमने नेक्स्ट स्टेज में, मैं यहां पे बना देता हूं नेक्स्ट स्टेज, देखो अब क्या होगा, स्पोरेंजियम ब्रेक होगा, सूख के स्पोरेंजियम क्या होगा, ब्रेक होगा। तो स्पोरेंजियम ब्रेक होगा, कितना था हमारा, 1 2 3 4 5, ठीक है। जब ये ब्रेक होगा तो स्पोर्स क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे ना, बट ऑब्वियस है स्पोर्स क्या निकलेंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो हमने यहाँ पर कितना बनाया, 1 2 3 4 5, अभी हम यहाँ पर 3 स्पोर्स ऐसे बना लें, 1 2 3, तो स्पोर्स निकल गए बाहर, ठीक है। और इन स्पोर्स को जब भी एप्रोप्रिएट या फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये वहां पर फिर से जर्मिनेट करके, अब इसमें क्या होगा, जर्मिनेशन ही होना बाकी है ना, और जर्मिनेट करके एक नया हाइफी का फॉर्मेशन करेंगे या नया हाइफी बनाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा आपके घर में बारिश के दिनों में या मॉइस्ट कंडीशन में, या ऐसे भी कोई ब्रेड आप रख दो या ऐसे ही कोई फ्रूट काट के आप रख दो कहीं पर बाहर, तो क्या होता है उसके ऊपर फंगस लग जाता है। तो आपके घर में कोई फंगस या माइसीलियम की कॉलोनी तो है नहीं, है क्या, हम इतनी साफ सफाई रखते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो आखिरकार वो फंगस आ कहां से जाते हैं उसके ऊपर। तो ये जो स्पोर्स है ना, ये बेसिकली
ट्रैवल करते हैं बाई एयर, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे, बाई एयर, ठीक है, बाई एयर ये घूम रहे हैं। और जब कभी भी इनको कोई ऐसी जगह जो इनका हैबिटेट है, वाटरी सरफेस मिल गया या मॉइस्चर वाला प्लेस मिल गया या ऐसी जगह मिल गया जो डंप प्लेस है या डेड ऑर्गेनिक मैटर मिल गया, है ना, या लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गया जिसके ऊपर या अंदर जा सकते हैं, तो जब भी इनको ऐसा कोई कंडीशन मिलेगा जहां पर ये अपना जहां से न्यूट्रिशन ले सकते हैं, वहां पर क्या करेंगे, ये जर्मिनेट होंगे। क्या होगा अब इसके बाद, तुरंत बाद क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, इनमें जर्मिनेशन होगा और ये जर्मिनेट होके एक नया हाइफी या नया माइसीलियम आपको फिर से फॉर्म कर देगा। मान लो यहाँ पर कोई ये बेचारा ऐसा या ये यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ये पाए जा सकते हैं, या ये मॉइस्ट कंडीशन है या आपका वाटरी कंडीशन है या डंप एरिया है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये गिरेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये गिरा, अपना सब उसका फेवरेबल कंडीशन है, वहाँ पर जहाँ पर वो पनप सकता है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर न्यू माइसीलियम और न्यू हाइफी का डेवलपमेंट हो जाएगा। राइट, क्लियर? कुछ भी कठिन था क्या इसमें? मुझे तो नहीं लगता कुछ भी कठिन था, और अगर कुछ भी कठिन आपको लग रहा है यू कैन आस्क मी, राइट। तो यहां से इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फाइकोमाइसिटीज में, ठीक है। देखो कहीं पर भी कोई गैमेट बना क्या? नहीं बना। जब हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, वहां पर देखना इसमें गैमेट भी बनेगा, ठीक है, फ्यूजन भी होगा, और फ्यूज करके ये नया ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेंगे। तो चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। फंगी किंगडम में हम देख रहे थे उसका फाइलम फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज दोनों तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। जब कभी भी उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, वो अपने हाइफी के ऊपर ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी में माइटोसिस होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जब एक बार स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो हम उस फ्रूटिंग बॉडी जो है उसको फ्रूटिंग बॉडी नहीं स्पोरेंजियम बोलते हैं। स्पोरेंजियम में जो स्पोर्स पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को हम जू स्पोर्स बोलते हैं, दूसरे को हम एप्लानो स्पोर्स बोलते हैं। जू स्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, एप्लानो स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। डायग्राम के हिसाब से आप देखो, एक हाइफी में ये फ्रूटिंग बॉडी बना, बॉडी जो है वो हैप्लॉइड काइंड ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते थे, हैप्लॉइड बॉडी है। अब ये हैप्लॉइड काइंड ऑफ जब ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कलेक्टिव हो जाते हैं या कलेक्ट हो जाते हैं, तब इनमें इन फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है, डिवीजन होना शुरू होता है न्यूक्लियस का थ्रू माइटोसिस। जब माइटोसिस क्यों होता है? क्योंकि ये हैप्लॉइड काइंड ऑफ न्यूक्लियस है। अगर ये डिप्लॉइड होता तो हो सकता है इसमें क्या हो सकता था, मियोसिस हो सकता था। तो माइटोसिस होने की वजह से एक न्यूक्लियस से एक और न्यूक्लियस बन जाता है। तो 4 अगर मैं वहां पर शो किया था तो यहाँ पर 8 बन गया, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। नाउ दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज no more known as a fruiting body, now it is known as a sporangium because of formation of spores. Two kind of spores found in sporangium, one is zoospores and other is aplanospores, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जब कभी भी मैं ये स्पोरेंजियम में स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया है, अब कभी भी क्या होगा, ये स्पोरेंजियम की वॉल ब्रेक होती है, ये थ्रू एयर ट्रेवल करते हैं या एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब जहाँ कहीं पर भी अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी, जहाँ कहीं पर भी इनके हैबिटेट के हिसाब से इनको जगह मिलेगी, मॉइस्चर होगा, डंप प्लेस होगा या कोई ऐसी जगह होगी जहाँ से ये न्यूट्रिशन ले सकते हैं, वहाँ पे ये जर्मिनेट करके नई चीज बना देंगे, नया कॉलोनी बना लेंगे या नया माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये कहानी कंटिन्यू ऐसे सदियों तक चलती रहेगी। तो होप यू लाइक और यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटीज। ऐसे ही सरल है आपका दूसरा जो हम पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटीज, इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो ये पसंद आया या ये समझ में आया? अगर समझ में आया वेरी गुड, थम्स अप। नहीं समझ में आया, कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी ऑफलाइन, ऑनलाइन, जैसा चाहो वैसा। आई एम अवेलेबल टू टीच यू, टू टेल यू कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इस आज के लिए, इस टॉपिक के लिए इतना ही। और अगर आपको समझ में आ रही है चीजें, आपको पसंद आ रही है चीजें, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े हुए थे एडुएक्स इंडिया के साथ। मैं हूं एहतशाम सिद्दीकी। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, तब तक आस्ता ला विस्टा।